अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रमेशा। हाउ आर यू बेटा? अस्सलाम वालेकुम नाइमा। अस्सलाम वालेकुम मेरब। हाउ आर यू? थैंक यू बेटा ज्वाइनिंग द क्लास टाइमली। चले हम बेटा पास्ट पेपर सेशन हमें स्टार्ट किया हुआ है और इसको हम कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। दिस इज बेटा tutric.com जो कि एक फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एग्जाम्स में अपीयर होना है 2022 में, CIAE के स्टूडेंट्स, ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स, FSC के और मैट्रिक स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर होना है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। वो बेटा इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आपने इसकी वेबसाइट को विजिट करना है, वहां पर जाकर आपने बेटा अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है अपनी रेलिवेंट क्लास को ज्वाइन करना है। रेलिवेंट क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपने रेलिवेंट ग्रुप को ज्वाइन करना है और उस ग्रुप में जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आपको जो है क्लास की टाइमिंग्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। और बेटा मैं अपने बारे में भी आपको बता देती हूँ। आई एम मिसबा अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग योर बायोलॉजी क्लासेस, राइट। हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने ओवरऑल जो है सिलेबस को रिवाइज किया है और अब जो है हम बेटा टिल एग्जाम्स पास्ट पेपर सेशन करेंगे, राइट। हमने जो है बेटा दिस इज पेपर, yes this is 5090 summer 21 क्वेश्चन पेपर ऑफ वेरिएंट 222, ठीक है। इसके जो है बेटा हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस किए थे, आज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चा हमें जो है स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा इसमें आप बेटा देखिए, दिस इज द स्क्रीन विजिबल? यस, ओके, चले, थैंक यू बेटा। अच्छा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज अ फर्स्ट एड प्रोसीजर, राइट। अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है हम बेटा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, दैट्स द फर्स्ट प्रोसीजर। इसमें होता क्या है, नाउ लेट्स सी। अच्छा इसमें जो है बेटा, अच्छा दिस इज द फर्स्ट एड प्रोसीजर। Air is forced into a patient's lungs by another person. We have seen this into the movies. We have read this in books, but हमें ये नहीं पता था कि that this procedure is known as the cardiopulmonary resuscitation. This is the first aid. इसमें क्या होता है, air is forced into the patient's lungs by another person. ठीक है, and the heart is made to pump blood repeatedly. ठीक है, repeated compressions of the patient's chest over the heart. ठीक है, इससे क्या होगा, when the oxygen is being pumped into another person, then heart is made to pump the blood by repeated compressions. और इससे जो है okay. Now let's see, okay, the examiner performing cardiac pulmonary resuscitation on a patient is shown in the diagram. इसमें आप देखिए, ठीक है। इसके बाद आप बेटा ये देखिए, this is a repeated कंप्रेशन ऑफ द पेशेंट्स चेस्ट, ये देखें, ठीक है, कंप्रेस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होता है। एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स, और ये हो गया। स्टेट व्हाट विल बी सीन टू हैपन टू द पेशेंट्स चेस्ट व्हेन द एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स। जब लंग्स में एयर जाएगी तो चेस्ट में क्या चेंज आएगा, वी हैव स्टडीड, ठीक है, पेशेंट्स चेस्ट, वी हैव स्टडीड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसमें इनहेलेशन हमने की थी, उसमें अब आप बताएं बेटा क्या होगा व्हेन द एयर विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स। तो उसमें चेस्ट कैविटी क्या होगी, चेस्ट कैविटी विल राइज अप और एक्सपैंड, इट विल राइज और एक्सपैंड, इट विल राइज और एक्सपैंड। और ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं व्हाट हैपेंस, और चेस्ट कैविटी कम्स आउटसाइड, इट एक्सपैंड्स और इट राइजेस। तो इसमें भी यही होगा व्हेन एयर विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ओके। अच्छा नेक्स्ट आप बेटा देखिए, नेम इन द करेक्ट ऑर्डर द ट्यूब्स
through which the air will travel from the patient's mouth to the alveoli of the lungs है. माउथ में से हमने एल्वुलाई तक लेकर जाना है. ठीक है, तो ये किस तरह जाता है, इसमें आप ठीक है लैरिंक्स लिखें. फर्स्ट जो है फेरेंक्स हम नहीं लिखते, आप फर्स्ट बॉक्स में जो है यू कैन राइट डाउन लैरिंक्स में जाता है. ठीक है, या आप ट्रेकिया भी लिख सकते हो. एज देर आर मोर ट्यूब्स एंड देर आर लेस बॉक्सेस गिवन, तो हम सीक्वेंस आप जहां से स्टार्ट करेंगे आप वहां से कंटिन्यू करेंगे. अगर आप यहाँ पर लैरिंक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बॉक्स में जो है ट्रेकिया भी लिख सकते हैं, बट हम आगे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स लिखते हैं टिल द एल्वुलाई. एल्वुलाई हम नहीं लिखते, तो पीछे यहाँ पर जो है यू कैन राइट डाउन इन द फर्स्ट बॉक्स दैट एयर पासिस फ्रॉम द ट्रेकिया और द लैरिंक्स. इसके बाद ये कहाँ पर जाती है, इनटू द नेक्स्ट ट्यूब, दैट इज द नेक्स्ट ट्यूब इज द ब्रोंकस. राइट, यू कैन राइट डाउन ब्रोंकस और ब्रोंकाई, इट्स अप टू यू. अच्छा, उसके बाद जो है इट एंटर्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच आर नोन एज द ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, अच्छा, इट इज फॉर 2 मार्क्स. ओके, फिर इसमें से जो बेटा आपके 2 करेक्ट होंगे दे विल गिव यू द 2 मार्क्स. दिस इज फॉर 1 मार्क. 1 मार्क एक ही इसमें यू कैन राइट डाउन राइज और एक्सपैंड. ठीक, अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The air forced into the patient's lungs has the different concentration of gases forced into the patient's lungs. It has different concentration of the gases compared to the air that would normal जो है breathe in. तो इसमें हमने बेटा डिफरेंस बताना है between the inspired air and expired air. ठीक है, 2 differences. हम overall इसको 2 differences are required, but I'm going to discuss the all differences. You can write down any 2 out of these. अच्छा, वो कौन सी हैं, इसमें हम ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट देखते हैं. ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन हम रहने देते हैं, वाटर वेपर हो गया. दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द गैसेस. ठीक है, अच्छा, इसमें नाइट्रोजन नो, नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज सेम, so we will not write down the nitrogen. We have to write down gases which have different concentration. Okay, in the inspired air, breathed in air and expired air. अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं. अच्छा, ऑक्सीजन कंटेंट जो है बेटा, दिस इज इन इंस्पायर्ड एयर दिस इज 21 एंड इन एक्सपायर्ड एयर दिस इज 16. अच्छा, अब जो है इसमें बेटा आप यू कैन राइट डाउन क्वालिटेटिव कंपैरिजन और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, इट्स अप टू यू. ठीक है, क्वालिटेटिव में यू विल राइट डाउन दैट द इंस्पायर्ड एयर हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन and it has less concentration in the expired air. So this is the comparison. अच्छा, carbon dioxide content जो है बेटा, carbon dioxide this is 0.04 right percent, and in expired air this is 4%. So you can also write down the qualitative comparison, which is that carbon dioxide is कितनी है, 0.04 है. This is less in the inspired air and this is 4 or more in the expired air. राइट, अच्छा, नेक्स्ट जो बेटा थर्ड एंड दीज आर द वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स जो हैं दीज आर वेरिएबल, सो वी हैव टू राइट डाउन दीज आर वेरिएबल एंड इन expired air these are maximum or saturated. So we will be writing these words that these are variable in the inspired air and these are saturated in the expired air. Next is nitrogen. There's no need to write down as this is also the gas, so I also want to write down its concentration, which is 78. This is 78% in the inspired air and this is 78 in the expired air. There is no change. So we have to write down those gases जिनकी बेटा concentration different है. So which point you can write down? इसमें आप बेटा ऑक्सीजन का लिखें this point and कार्बन डाइऑक्साइड का लिखें. This is sufficient. अच्छा, as this is for 2 marks, for more marks अगर 3 marks का है तो you can write down this. Otherwise these 2 are sufficient for 2 marks. Right? ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दिस वाज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है, दिस इज CA. आइए आप देखें, अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, पेपर इज वेरी इजी, बहुत इजी है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन हाउ ईच एक्शन ऑफ द कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर विल बेनिफिट द पेशेंट.
ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने, उनको बेटा मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर जो है ये बेटा फर्स्ट एड होता है। वी हैव सीन इसमें व्हाट हैपेंस कि जो बेटा एयर है दैट इज फोर्स्ड फ्रॉम एन अदर पर्सन इनटू द पेशेंट्स माउथ, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, देन रिपीटेड कंप्रेशन करते हैं चेस्ट के। दिस इज प्रेस्ड। डायग्राम आप यहाँ पे देखिए, chest is being pressed, और आप फर्स्ट फिगर में देखिए एयर इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर। अब हमने इसके बेनिफिट बताने हैं। अच्छा, एयर फोर्स्ड इनटू द पेशेंट्स लंग्स, ठीक है, इसका फायदा क्या होगा। दूसरा आप देखें रिपीटेड कंप्रेशन जो है पेशेंट्स चेस्ट, इसका क्या फायदा होगा। चलें, जब हम रिपीटेडली कंप्रेस करेंगे, ठीक है, रिपीटेडली, तो उससे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इट विल, अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन विल स्टार्ट, राइट। अच्छा, और दूसरा इसका बेटा बेनिफिट क्या होगा, जिसका सेकंड बेनिफिट है, दैट इज इट विल रीस्टार्ट द हार्ट। इसको आप कॉन्टिन्यूसली कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो जो हार्ट के मसल्स है दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। तो ये दो इसके बेनिफिट है। अच्छा, आप क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज बेटा फॉर 4 मार्क्स, हम ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। एयर फोर्स्ड इनटू द पेशेंट्स लंग्स। अच्छा, एयर कैसे जाएगी, ऑक्सीजन जो है माउथ से इट विल एंटर इनटू द, ऑक्सीजन है, अच्छा, माउथ से कहाँ जाएगी, हमने पूरा पाथवे नहीं लिखना, लेरेंक्स, फेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, हम, ठीक है। अच्छा, माउथ से पाथवे अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, इट विल एंटर इनटू द एल्वुलाई, ठीक है। अच्छा, एल्वुलाई तक पहुंच गई है, देन फ्रॉम एल्वुलाई क्या होगी बेटा, फ्रॉम एल्वुलाई हम इसी कोई एरो लगा के कंटिन्यू कर लेते हैं। एल्वुलाई से ये बेटा क्या होगी, इट विल डिफ्यूज, अच्छा, एल्वुलाई से इट विल डिफ्यूज, ठीक है। अब ये जो बेटा पॉइंट्स है मार्किंग में आपको बता देती हूँ। डिफ्यूजन का आपको मार्क मिलेगा, फ्रॉम एल्वुलाई इट विल डिफ्यूज इनटू, किसमें जाएगी, रेड ब्लड सेल्स कर लें, खाली ब्लड कर लें, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इट विल बी डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड। अच्छा, और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन डिफरेंस भी लिखेंगे, इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड, यहीं पर आप लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस। अच्छा, और कंसेंट्रेशन डिफरेंस हम मेंशन करेंगे, alveoli has more concentration of oxygen and blood has less concentration of oxygen, so it will diffuse from alveoli into the blood तक पहुंच गया है। दिस इज फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको आगे भी एक्सपांड करते हैं। अच्छा, अब इसमें जाना कहाँ तक है बेटा, अब हमने इसको लेकर जाना है ब्लड तक गया, ठीक है। अब ब्लड में से जो है इट इज कैरिड टू, अच्छा, ब्लड से इसने जाना है हार्ट के पास, तो हमने पूरा पाथवे लिखना है। चलो, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये ब्लड तक पहुंच गया है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस दिस ब्लड विल कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू, ठीक है, कहां तक लेके जाएगा, हार्ट तक, राइट। अच्छा, हार्ट जो है आप अगर इसमें चैम्बर लिख दें तो वो भी ठीक है, अगर वैसे भी हम लिख दें तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, हार्ट, और हार्ट में आप इसको देखें फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, इट इज pumped to body, बॉडी टिश्यूज ऑर्गन, और जस्ट बॉडी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप देखें कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह किया है, मैं दोबारा एक दफा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो था बेटा इट वॉज वेरी इजी। अब हमें जो है अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। सिंपल ये वाला था, वेरी इजी। जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी दैट राइजेस और एक्सपैंड्स। अच्छा, सेकेंड जो था हमने पाथवे लिखना था, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आप देखें एल्वुलाई तक लिखने, एल्वुलाई आर ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, तो हम उसके पीछे वाले 3 कोई से भी ट्यूब्स लिख देंगे,
लेरेंक्स लिखते हैं, ट्रेकिया से स्टार्ट कर लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, इसमें हमने डिफरेंसेस लिखनी थी इनटू गैसेस। मैंने आपको बताया है, ये बेटा आप क्वालिटेटिव भी लिख सकते हो, क्वांटिटेटिव भी लिख सकते हो। क्वालिटेटिव आप ये बता सकते हो दैट ऑक्सीजन कंटेंट इन द इंस्पायर्ड एयर इज मोर, एक्सपायर्ड एयर इज लेस, ठीक है। या आप इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। और कैम्ब्रिज में आपने कॉलम और टेबल नहीं बनाने, यू हैव टू राइट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, और दूसरा बेटा इसको क्वेश्चन को भी देखें, वी हैव टू राइट डाउन द गैसेस। सो वाटर वेपर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन गैसेस। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, और हम डस्ट के अलावा जो है और कौन सी चीज होती, डस्ट पार्टिकल्स हम इसमें नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। गैसेस हैं ये मेंशन करेंगे, नाइट्रोजन इसमें नहीं आएगा। रीजन रीजन ये है एज इट हैज द सेम कंसंट्रेशन इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, सो दैट विल नॉट बी द डिफरेंस। अच्छा, सेकेंड जो इसका पार्ट था, एक्सप्लेन हाउ ईच एक्शन ऑफ द कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसीजर विल बेनिफिट द पेशेंट। एक बताएं, एयर फोर्स्ड इनटू द पेशेंट लंग्स, इसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसमें आप पाथवे से स्टार्ट करेंगे, पाथवे के बाद इसका बेनिफिट क्या होगा, जो एयर जा रही है तो एयर विल कहां तक जाएगी, इट विल मूव टू द हार्ट, और हार्ट से ये पंप होके पूरी बॉडी में जाएगी। फर्दर अगर आप देखें, इसको हम देखें तो बॉडी में जाएगी, इसका क्या फायदा होगा, बॉडी सेल्स विल रिस्पायर, ठीक है। एंड लिविंग सेल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दे विल नॉट रेस्पायर एंड दे विल डाई। तो जिंदा रहने के लिए दिस ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बीइंग मूव्ड थ्रू दिस प्रोसेस, ये हम मेंशन करेंगे। अगला आप देखिए, रिपीटेड कंप्रेशन से क्या फायदा होगा, ठीक है। रिपीटेडली इफ द चेस्ट इज बीइंग कंप्रेस्ड इट कैन रीस्टार्ट द हार्ट प्रॉपर्ली, ठीक है, इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। और दूसरा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक बेटा कोई इश्यू, होप सो आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने जो है बेटा इसको अटेम्प्ट किस तरह करना होता है, ठीक है। सो ये जो ट्रिक्स हैं ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द डायग्राम शोज विलाई, डायग्राम शोज विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, दीज आर द विलाई, आउटलाइन द प्रोसेस बाय। अच्छा, इधर देखिए बेटा, क्वेश्चन आप देखिए, आउटलाइन द प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोसेसेस भी लिखने हैं। प्रोसेसेस कौन से हैं ओवरऑल हमारी जो बॉडी में होते हैं, दे आर डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस, ये वाले प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें, बाय विच द नेम्ड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड है, नेम्ड मॉलिक्यूल्स मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कितने मार्क्स का है, दिस इज बेटा फॉर 6 मार्क्स। अच्छा, अब इसमें जो है हमें एटलीस्ट मिनिमम 6 नंबर का ना, तो एटलीस्ट मिनिमम हमने 3 कंपोनेंट्स लिखने हैं नेम्ड, और खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं लिख देना, हमने इसमें नेम्ड कंपोनेंट्स लिखने हैं 3, और प्रोसेस भी बताना है थ्रू विच दे आर एक्चुअली मूविंग इनटू द ब्लड। चले, अब हम देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि बेटा जो वाटर है दैट मूव्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, तो वाटर जो है यहाँ पर जो सेल्स को चाहिए होता है, सराउंडिंग सेल्स को, दे आल्सो टेक अप फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चले, अब हम वन बाय वन इसको लिखते हैं। अच्छा, वाटर जो है, water, it will move by the process of osmosis. I'm just trying to write down osmosis here. Okay, it will move by the process of osmosis. ये तो एक हमने कंटेंट लिख लिया है, ठीक है, और दूसरा हमने इसके साथ प्रोसेस भी बता दिया, ऑस्मोसिस। अच्छा, अब नो नीड टू एक्सप्लेन प्रोसेस इन डिटेल। वाटर इट विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दें, ठीक है। इट विल मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो पूरा लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, इट विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक मस्ट चीज है दैट इज थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट, ठीक है। अच्छा, अब दिस वाज द फर्स्ट कंटेंट, अब हम सेकंड कंटेंट देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड कंटेंट दैट मूव्स, दिस इज
क्या है, ग्लूकोज मूव करता है। ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च नहीं लिखने बेटा, यू शुड बी क्लियर कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मूव्स, ये कहां से मूव करता है, इट मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन ही हम लिख देते हैं, इट मूव्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, SM इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बाय विच प्रोसेस इट इज मूविंग, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। स्टार्टिंग में ही दे हैव आस्क्ड कि हमने प्रोसेस भी बताना है, सो इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, और फिर हम थोड़ा सा डिफरेंट भी बताएंगे, इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लो कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। यू आर मेच्योर एनफ राइट नाउ, तो आपको अटेम्प्ट करना आता होगा। हमने एक ही स्टेटमेंट में क्या करना है, प्रोसेस भी बता देना है, कंसंट्रेशन डिफरेंस भी बता देना है, और ये कहां से कहां मूव कर रहा है न्यूट्रिएंट, वो भी हमने बता देना है। अच्छा चलिए अब बेटा हम थर्ड देखते हैं, द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज मूविंग, दैट इज एक्चुअली, अच्छा एक और चीज भी हम यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बता देते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, इट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द सेल्स ऑफ विलाई, ठीक है, विलाई सेल्स। अच्छा ये कौन से प्रोसेस के थ्रू मूव करता है, दिस मूव बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये बेटा मूव कर रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, थ्रू पार्शियल परमेएबल मेम्ब्रेन। इसको कर दें, अगर एक लाइन में आप ब्यूटीफुली इफ यू कैन राइट डाउन, तो आप इसको बेटा लिख लें। अच्छा तीन चीजें हो गई, अब हम फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज द फोर्थ थिंग व्हिच इज मूविंग, दैट आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स भी कहां पर जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव कर रहे हैं, बाय विच प्रोसेस, दे आर ऑल्सो मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए नीचे बेटा, जो क्वेश्चन था कितने मार्क्स का था, इट वाज फॉर 6 मार्क्स। अभी भी वी डू हैव द स्पेस, तो हम वन बाय वन सारा लिखते हैं, एज यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, तो आपकी इतनी जो है स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी। ग्लूकोज हमने मेंशन किया है, अमाइनो एसिड्स मेंशन किए हैं, वाटर मेंशन किया है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर आल्सो मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो हम इसी स्टेटमेंट में बता देंगे दैट अमाइनो एसिड्स आर मूविंग, और या हम इसको इस तरह भी लिख दें, अमाइनो एसिड्स आर बीइंग डिफ्यूज्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एज दे हैव मोर कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेस कंसंट्रेशन इन द ब्लड है। अच्छा अगर हम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें, जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ना लिखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बेटा ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो दैट विल बी द बेस्ट आंसर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी ठीक है, ल्यूमेन ऑफ आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें, तो दैट इज बेस्ट एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टिंक्शन। अच्छा अब ठीक हो गया, बस ठीक है, दैट इज बेटा सफिशिएंट। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग आप देखें, वाटर है 1 नंबर, इट इज मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये 2 मार्क्स। प्रोसेस हमें चाहिए था, यहाँ पे देखें लास्ट कि हमें प्रोसेस चाहिए एंड द नेम्ड मॉलिक्यूल्स, सो इट इज मूविंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहा है वाटर। अच्छा वाटर जो है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से भी मूव करता है, और कुछ अमाउंट जो है दैट आल्सो मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल। रीजन क्या है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट ब्रोकन डाउन, तो उनका साइज सेम ही होता है, तो स्मॉल एब्जॉर्प्शन जो है दैट आल्सो टेक्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन दैट्स वेरी लेस नेग्लिजिबल, तो हम ज्यादातर इसको लार्ज इंटेस्टाइन में काउंट करते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख दें। अच्छा ये हो गया। दूसरा आप देखें ग्लूकोज एज इट्स मूविंग बाय द डिफ्यूजन, ठीक है, एक हमें इसका नंबर मिल जाएगा। दोबारा आप देखें अगेन ग्लूकोज, अच्छा ये मूव कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स ऑफ विलाई। यहाँ पर हमारे 6 मार्क्स आप बेटा देखिए हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आर आल्सो मूविंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कितने हो गए 8 मार्क्स। अच्छा अब आप यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर हमने पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन भी लिखा है, और ये कुछ प्रोसेस में मस्ट होती है, जैसे ऑस्मोसिस में इट इज मस्ट, तो जहां पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखेंगे ये, ठीक है, दिस वन ग्लूकोज इज मूविंग स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल्स ऑफ विलाई बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफरेंस पे आप बताएंगे, as it has lower concentration into the small intestine and has higher concentration into the cells of the villi, ठीक है, इसका नंबर भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन भी मेंशन करनी है, थ्रू पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन, तो उसका भी हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे थोड़े से नंबर एक्सपांड हो जाएंगे,
सो दिस इज सफिशिएंट फॉर 6 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट देखें, बहुत इजी चीजें हैं, आप क्वेश्चन देखें बेटा, ठीक है। इतनी मतलब आप देखें कि दीज आर वेरी इजी, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, बट अब क्या है, अब आपको ये बेटा अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि आपने इन चीजों को लिखना कैसे है। क्वेश्चन में आप देखें व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड और आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ठीक है। इजीली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज फॉर 6 मार्क्स और नेक्स्ट हम देखते हैं ओके। अच्छा, दिस इज टेकन फ्रॉम रिप्रोडक्शन। द डायग्राम शोज द ह्यूमन लाइफ सेल। पूछा क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द डायग्राम आर नॉट ड्रॉन टू द सेम स्केल। Cells L, M, N are shown. Two types of the cell divisions K and O are actually shown here. ठीक है, टू टाइप्स के सेल डिविजन्स हैं। अच्छा, अब देखें इसमें, ये हम देखते हैं, ठीक है। हम यहीं पर डायग्राम में देख लेते हैं। दीज आर द टू ह्यूमन बीइंग्स, डिफरेंट मेल एंड फीमेल। अच्छा, थ्रू अ प्रोसेस के, कोई भी प्रोसेस है, थ्रू अ प्रोसेस के दे आर प्रोड्यूसिंग टू सेल्स, एक एम सेल है और दूसरा जो है दिस इज द एल सेल। टू सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब ये टू सेल्स कौन से हैं, पहले हम एल के देख लेते हैं। जो बेटा के है, दैट इज द मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन, दिस इज मियोसिस और मियोटिक डिवीजन थ्रू मियोसिस। अच्छा, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, these are the gametes, overall these are the gametes। जो M है, this is egg, M is egg। अच्छा, और M is egg। अच्छा, जो बेटा L है, this is sperm। ठीक है, egg हो गया, sperm हो गया। अच्छा, these both are fertilizing, fertilizing के बाद they are producing N। ठीक है, अच्छा N क्या है, N जो है this is actually, अच्छा N जो है बेटा दिस इज जायगोट। अच्छा, अब M zygote is actually being again converted into the complete organism by another process। जो O है, O कौन सी डिवीजन है, O is basically the mitosis। ठीक है। अच्छा, अब बेटा याद करने का आपको मैं एक इजी सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप देखें, जो गेमीट फॉर्मेशन है दैट ओनली अकर्स बाय मियोसिस। सिर्फ यहाँ पर मियोसिस होगी, इसके अलावा बॉडी में हर जगह जो है बेटा माइटोसिस होती है। वेदर न्यू सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, रीजनरेशन हो रही है, जाइगोट के बाद इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हर जगह जो है माइटोसिस होता है, ओनली एट वन स्टेप मियोसिस होती है, विच इज दिस प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, एल एंड एम आर बोथ द सेम टाइप ऑफ सेल्स। एल एंड एम जो है, ये बोथ आर द सेम टाइप ऑफ सेल्स। नेम दिस टाइप ऑफ सेल। अच्छा, सेम है, ये एग है और ये स्पर्म है, बट आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेम। सो दिस इज बेसिकली द गैमीट। क्या है, सेम लिखेंगे। दीज बोथ आर द गैमीट्स। कलेक्टिव टर्म इज द गैमीट्स, या सेक्स सेल्स भी आप लिखते हैं। ठीक है, गैमीट्स इज बेस्ट, it will give you 1 mark। Outline differences between the nucleus of the, अब हमने क्या करना है, we have to outline the differences between the nucleus of M and the nucleus of N। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि M और N जो है ये कौन से सेल्स हैं। M जो है दिस इज एग, ठीक है, और N जो है दिस इज जाइगोट। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा एग जो है बेटा दिस इज हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड लिखें, और यहाँ पर हम लिखते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहीं पर मैं ठीक है लिख देती हूँ। अच्छा, दूसरा जो जाइगोट बनता है, दिस वन जाइगोट क्या है, जाइगोट इज डिप्लॉयड। दिस इज डिप्लॉयड, राइट, एंड इट हैज डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं। ठीक है, एज दे हैव शोन इट्स ह्यूमन बीइंग्स, तो हम हाफ जो है, हाफ की बजाय यू कैन आल्सो राइट डाउन half are actually 23 chromosomes। You can write down they have 23 chromosomes and it is diploid, it has 46 chromosomes। ठीक है, so these are the differences। कितने हैं, 3 हैं, so these will give you 3 marks।
ठीक है। अच्छा, अब डिप्लॉयड और इसका बेटा सेम ही मीनिंग होता है। डिप्लॉयड आल्सो मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉयड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डिप्लॉयड मींस डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हम इसमें एक और डिफरेंस भी लिखते हैं। आप क्रोमोसोम्स की टाइप लिखें, एज दे हैव आस्क्ड ओनली अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियस के बारे में बताना है। एम इज एग, they have directly asked about the egg. So egg will always have which chromosome? It will always have the X chromosome. It will always have X chromosome. अच्छा, zygote जो है, zygote can be formed by the fertilization of X chromosomal sperm and Y chromosomal sperm with the egg. तो जो यहाँ पर जाइगोट होगा, इसका जो बेटा क्रोमोसोम न्यूक्लियस होगा, इट कैन हैव एक्स वाई chromosome new or it can have x chromosome, right? So this is the difference. एक हम ये लिखेंगे, ठीक है, एक हैप्लॉइड बताएंगे, और जो सेकंड है दिस इज द डिप्लॉइड और दिस हैज x और xy। चलिए हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। M, it has haploid chromosome, haploid number of chromosomes, right? And it has X chromosome. ये इसके पॉइंट्स हो गए। सेकंड जो है, जो बेटा N है, that is the zygote, right? It has double or diploid. This is diploid. This is diploid, and chromosomes, it can have XY or XX chromosomes. ठीक है, 4 points हो गए। This will give us the 3 marks. अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। Name and compare the types of the cell division K and O. Let's see what are the cell divisions. Type, name, we have to name, and we have to compare the types of the cell division, which is K and O. So let's see what are the cell division K and O. K is okay. यहाँ पे हम देखते हैं बेटा K is the meiosis and O is mitosis. So naming will give us 1 mark. हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। जो बेटा K है, that is meiosis. ओके, अच्छा, और जो L है, that is mitosis, right? अच्छा, नेम पूछा हुआ है, then now we have to compare between the mitosis and the meiosis. So let's see what is their comparison. पहले हम इस तरह, let's have a column here, यहाँ पे हम कर लेते हैं। This is meiosis and this is mitosis. ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर this is actually बेटा reduction division. Reduction division, why? Because the number of the chromosomes are half. It is the reduction division. हम शॉर्ट ही कर लेते हैं, number of chromosomes are, they are half from 46 to 23. ठीक है, और इसमें जो है, इसमें number of chromosomes are same here, are same 46 and 46 in the daughter cells. अच्छा, next अब हम देखते हैं इसमें reduction division, meiosis में what happens in the reduction division. Chromosomes are halved or diploid. Diploid cells are halved into haploid. Diploid cells will produce the haploid cells, और इसमें जो है diploid cells will produce the diploid cells. ठीक है, अच्छा, इसका लिख लें या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख लें, बोथ आर करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें बेटा एज दिस इज द रिडक्शन डिवीजन, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है।
होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से व्हाट हैपेंस, दीज आर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, और दीज जो इसमें जो न्यू सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। अच्छा, इसमें जो है माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स, सो इसमें व्हाट हैपेंस, दे आर जेनेटिकली सेम। ओके, अच्छा नेक्स्ट आप बताएं, इसमें जो है बेटा 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, 4 haploid cells, like 4 daughter cells are produced, right? और इसमें क्या होता है, इसमें बेटा 2 daughter cells are produced, right? अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, दिस occurs in reproductive organs or gonads, right? Occurs reproductive organs or gonads, और ये कहां पर होती है, it occurs in somatic cells. All cells of the body other than the reproductive cells are the somatic cells. ठीक है, अच्छा और भी बेटा इसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, हम कर लेते हैं। इफ इट कम्स फॉर मोर देन 6 मार्क्स तो इट विल हेल्प अस। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट डिफरेंस। ये हो गया, चलें इसके अलावा बेटा और कौन सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और जो है this division helps in keeping the number of chromosomes constant, helps keeping number of chromosomes constant generation after generation. ठीक है, अच्छा, और ये बेटा इसका बेनिफिट क्या है, दिस हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, रीजनरेशन, ठीक है, एंड हीलिंग ऑफ wounds, it takes place by the process of mitosis. ठीक है बेटा, इसको हमने जो है ऑलमोस्ट ऑल डिफरेंसेस हमने इसके डिस्कस कर लिए। सो दिस इज फॉर 6 मार्क्स, तो हम इसमें से जो है, अच्छा 6 में से आप देखें बेटा 1 मार्क इज फॉर नेमिंग द टाइप ऑफ द डिविजन्स के एंड एल। इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद द 5 मार्क्स, सो 5 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स शुड बी देयर। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड 1 2 3 4 5 6 7, the 5 comparative statements are required for gaining 5 marks, right? यहाँ तक बेटा कोई इश्यू? हाई का एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, ये हमने डिवीजन डिस्कस कर लिया। चलें अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, इसको बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्राम शोज स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन that results in removal of the person's hand from a sharp object. अच्छा, इसको हम देखते हैं डायग्राम को, और बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड सेइंग व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग, हम यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बेटा P है, ठीक है, P कौन सी है, न्यूरॉन। एज आप देखें कि दिस इज सेंसिंग, दिस इज कैरिंग द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू कहां तक लेकर जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये जो है दिस इज द रिसेप्टर न्यूरॉन और दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, Q जो है एज दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो दिस इज द रिले न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं दिस वन विच इज कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। ये क्या है, दिस इज द इफेक्टर न्यूरॉन, या दूसरा, अच्छा सेकेंड नाम भी हम इनका कर लेते हैं, सेंसरी इज ऑल्सो नोन एज द रिसेप्टर न्यूरॉन, साथ साथ। ठीक है, रिले इज ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट
This is the intermediate neuron. Effector is also known as the motor neuron. Let me write it here. This is also known as the motor neuron. ठीक है. अच्छा, S क्या है बेटा? This is the effector, और हम मेंशन भी कर देते हैं, this is the effector, right? और ब्रैकेट में let's mention that this is the bicep muscle. ठीक है. चलें, अब now let's see what is the examiner asking. Name and state the function of structure P and structure R. अच्छा, structure P क्या है बेटा? This is the sensory neuron. This is sensory neuron. Structure P name हमने करना है, ठीक है, और क्या करना है? We have to state its function. So this is sensory neuron. अच्छा, R क्या है? हम पहले स्ट्रक्चर लेबल कर लेते हैं. R जो है, this is the effector neuron. अच्छा, this is effector neuron. अच्छा, नेमिंग विल गिव अस 2 मार्क्स. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स के लिए 1 इज फॉर द नेम एंड 1 इज फॉर द फंक्शन. तो अब हम बेटा इसका फंक्शन देखते हैं. इसका फंक्शन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन, इट कैरीज और कंडक्ट इम्पल्सेस. मैसेज का वर्ड नहीं लिखना बेटा, आपने अवॉइड करना है. करेक्ट टर्म इज द इम्पल्सेस. इट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स or sense organs, from receptors to central nervous system. अच्छा, डायग्राम्स हम इसको रिलेट करते हैं. आज डायग्राम में देयर इज द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड मेंशन कर देते हैं, राइट? अच्छा, सेकंड हम देखते हैं. सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड में इफेक्टर. अब इफेक्टर का बेटा फंक्शन, इट अगेन कंडक्ट और कैरीज कंडक्ट इम्पल्सेस from central nervous system, and central nervous system in our case this is the spinal cord. From central nervous system to effectors. ठीक है. अच्छा, अब हम इसको बेस्ट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताएंगे, स्पाइनल कॉर्ड है. दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड इन द गिवन एग्जांपल. हम इसको इस तरह लिखते हैं, एंड द इफेक्टर इन द गिवन एग्जांपल दैट इज द bicep muscle, right? So this attempting question in this way will give us 4 marks. Next हम देखते हैं इसका बेटा सेकंड पार्ट. Describe the location of the structure Q in the nervous system. What is actually structure Q? अच्छा, structure Q is a relay neuron. ठीक है. तो relay neuron कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? They are present between the central nervous system. They are present in central nervous system. Between आप कर लें, they are present between central nervous system. In our case, this is spinal cord. हम इसको भी लिख लेते हैं. This is spinal cord. ठीक है. और generally जो है central nervous system, it is the spinal cord plus spinal cord के साथ साथ this is brain plus spinal cord. ठीक है. तो हम this is for 2 marks. अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हम ओवरऑल लिख देंगे फॉर 2 मार्क्स, राइट? चले, लास्ट हम बेटा इसका पार्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको एंड करते हैं क्लास को. एक्सप्लेन हाउ द एक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट अ नेम्ड टाइप ऑफ द जॉइंट. अच्छा, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू, किस पार्ट से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट एंड मूवमेंट. इसमें हमने बोन्स मेंशन करनी है, ठीक है. एज नाउ वी हैव स्टडीड द बोन्स इन द डिटेल, सो वी विल बी राइटिंग द नेम्स ऑफ द बोन्स. पहले तो हम देखें हाउ द एक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एस. व्हाट इज स्ट्रक्चर एस? दिस इज द बाइसेप. अच्छा, बाइसेप क्या करेगा? बाइसेप विल कंट्रैक्ट की वजह से इट विल पुल द हैंड अवे फ्रॉम दिस शार्प ऑब्जेक्ट. पुल करेगा. अब पुल के अलावा हाउ दिस पुलिंग विल बी पॉसिबल? दिस विल बी पॉसिबल व्हेन दिस एस मसल विल कंट्रैक्ट. तो हमने इसका बताना है. अच्छा, एज दिस इज द पुलिंग ऑफ द आर्म एंड वी नो कि इसमें कौन सी बोन्स है, तो हम इसको विदाउट मूविंग बैक हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं. अच्छा, एक्शन जो है टाइप ऑफ जॉइंट यहाँ पर. अच्छा, इसमें जो है बेटा दिस इज बेसिकली द बाइसेप मसल.
अच्छा, बाइसेप मसल क्या करेगा? बाइसेप मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इट विल पुल आर्म। अच्छा, जब ये आर्म बेटा पुल होगी तो ये कौन से पॉइंट पर पुल करेगा? जॉइंट कौन सा है? अच्छा, दे आल्सो आस्क्ड अबाउट द जॉइंट, यहाँ पर जॉइंट कौन सा? दैट्स द हिंज जॉइंट। अच्छा, और ये पुल कर रहे हैं हैंड की कौन सी? दिस वाले पार्ट को, दिस वन। यहाँ पे कौन सी बोन्स होती हैं? इट हैज रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट, टू बोन्स। सो इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद इट इज गोइंग टू पुल टू बोन्स विच आर द रेडियस। रेडियस को पुल करेगा और रेडियस के साथ इट विल पुल द ulna. It is going to pull these two bonds and bend or up, right? Two bonds, and these two bonds will pull or bend or move up the arm towards, they will move the arm towards another bone which is the humerus. ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें हमने कौन कौन सी 3 बॉन्ड्स मेंशन की हैं? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। ठीक है। और अच्छा, देव आल्सो आस्क्ड अबाउट द जॉइंट, तो हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू राइट हियर दैट इज द हिंज जॉइंट, बाइसेप। ठीक है, एंड द जॉइंट इज द हिंज जॉइंट। ठीक है, बिकॉज देव आस्क्ड अबाउट द जॉइंट, सो जॉइंट इज हिंज जॉइंट। अब मार्किंग हम करते हैं, मार्किंग में हिंज जॉइंट विल गिव अस 1 मार्क, राइट? अच्छा, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस तरह भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, सो दिस इज गिविंग अस मार्क्स इन दिस वे: contraction of the bicep muscle 1 mark, pulling of the arm another mark, at radius and ulna at other mark, ठीक है, and it will move the arm towards the humerus another mark, hinge joint another mark. So we have attempted the question for 5 marks, and how many are required? 4 are required. Attempting the question in this way, it will give you the 5 marks, right? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 and 9। इसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सैटरडे को, ठीक है? आज दीज आर द एक्सटेंसिव क्वेश्चन, सो वी विल सी हाउ टू अटेम्प्ट द एक्सटेंसिव क्वेश्चंस व्हिच आर फॉर 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, राइट? चले, अच्छा, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? ठीक है, यस, ऑलमोस्ट। चले, इज देयर इज एनी प्रॉब्लम बेटा? एंड थैंक यू फॉर बीइंग in the class. Haika, Aliha, Romasa, thank you so much. I'm going to sign out now. Take care. Allah Hafiz.